नेक्स्ट, इनइक्वालिटी, बेसिकली जस्ट अपोजिंग द इनइक्वालिटी इन द वर्क प्लेस। ओके, नेक्स्ट, लीगलाइज द अबॉर्शन, अबॉर्शन को लीगलाइज करना। ओके, एंड द बर्थ कंट्रोल, ये सभी के सभी मुद्दे डिस्कस किए गए अंडर द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। आल्सो सेक्सुअल लिबरेशन। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेकंड वेव दैट इज हैपेंड टू द 1960 टू 1980। इसको याद करना आपको, ईयर कब चलाए गए वेव। थर्ड वेव दैट इज द बोल सकते हैं, थर्ड जो मूवमेंट था वो चलाया गया 1990 से लेकर 2000 के आसपास। उसमें बात की गई इंटरसेक्शनलिटी की। इसका मतलब क्या होता है, पहले जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, जो डिस्कशन हो रहा था, जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी, वो मिडिल क्लास, सो वहाँ पर मेन फोकस था। बट इंटरसेक्शनलिटी का मतलब होता है इसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों को रखना, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन से हो, और साथ ही साथ चाहे वो पुअर हो चाहे गरीब हो। ओके, इन सभी के मुद्दों को रखना। उसके अलावा दूसरा जो कंसर्न था कि डाइवर्सिटी ऑफ द वीमन, उसको रिकॉग्नाइज करना, और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर, रेस, नेशनल, सोशल ऑर्डर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, इन सब पर मैन फोकस था, इन पे एम्फेसिस था ऑफ दिस थर्ड वेव। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद चेंज इन दी स्टेरियोटाइप, जो हमारे समाज में स्टेरियोटाइप बना हुआ है महिलाओं को लेकर के, कि महिलाएं वीक हैं या वो काम नहीं कर सकती पुरुषों की तरह। इस प्रकार की जो सोच है, जो स्टेरियोटाइप बना हुआ है, उसको उसमें बदलाव करना, उसमें चेंजेस का लाना, और मीडिया किस प्रकार से पोर्ट्रेट करती है उसको, उसमें भी बदलाव करना, या फिर जो भाषा जिस प्रकार की यूज की जाती है महिलाओं के लिए, उसको 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 बदलने की कोशिश करना। दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस थर्ड वेव फेमिनिज्म एंड आल्सो द सेक्सुअल आइडेंटिटी। सो दीज आर द कंसर्न दैट हैव डिस्कस थ्रू द थर्ड वेव और थर्ड मूवमेंट ऑफ द फेमिनिज्म इन 1992 टू 2000। ओके, सो ये तीनों के तीनों आपको या एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में अगर इससे आ जाता है। स्पेशली आपको फोकस करना है इस पर, सफरेज मतलब वोटिंग राइट पर फोकस करना है, राइट टू एजुकेशन में फोकस करना है, और यहाँ पर अगर बात करें लीगलाइज अबॉर्शन एंड बर्थ कंट्रोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मैरिटल रेप, इस पर आपको फोकस करना है। ओके, एंड इंटरसेक्शनलिटी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वेव दैट इज द फोर्थ वेव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द, यू कैन से कंटेम्प्रेरी और इन द प्रेजेंट टाइम, दैट स्टार्ट इन 2012 टू 2013। इसका जो मेन फोकस था बेसिकली कि सभी के सभी सेक्शन है हमारी सोसाइटी को, उनको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव जस्टिस फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, एंड आल्सो द एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स को इसमें मेन फोकस किया गया था, एंड आल्सो द डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस एंड पर्सपेक्टिव, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने अपना पर्सपेक्टिव रखने का, अपनी बात को रखने का। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी, इस पर फोकस किया गया। एंड आल्सो मी टू मूवमेंट, जो कि आपको पता ही होगा, इसको ये चलाया गया था। ये बेसिकली मूवमेंट क्या था, ये बेसिकली जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मीडिया प्लेटफॉर्म, ओके, और अदर इंडस्ट्री लाइक, सो इन सब ये जो मूवमेंट चलाया गया था बेसिकली ट्विटर पर और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर चलाया गया था। सो दिस इज दी, जहाँ पर कोशिश की गई थी कि जो इशू होते हैं इनके बारे में लोगों को पता चले, लोग अवेयर हों, लोग इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द फोर्थ वेव, और यू कैन से इन द प्रेजेंट टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 2012 टू 13। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या मूवमेंट जो है महिलाओं के द्वारा चलाए गए इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ लेट अंडरस्टैंड दी वीमेंस मूवमेंट, यहाँ पर ऐसे अपोस्ट्रोफी है, वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया। भारत में कौन कौन से महिलाओं के द्वारा मूवमेंट चलाए गए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिफोर दी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए। तो अगर बात करें शुरुआत में, या बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस में, जो मेन फोकस हुआ करता था वो सोशल रिफॉर्म पर हुआ करता था सभी मूवमेंट्स का। सोशल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारे समाज में जो एक ऑपरेसिव ट्रेडिशनल कल्चर जो था, सती प्रथा, या जो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं चाइल्ड मैरिज, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उसको ख़त्म करने के लिए सभी मूवमेंट चलाए जाते थे, सोशल रिफॉर्म्स हुआ करते थे पहले। ओके, और उस समय पर जितने भी ये जो मूवमेंट चलाए गए, रिफॉर्म्स किए गए, वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग जो लीडर्स थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय या फिर ज्योतिबा फुले या फिर एम जी रानडे, इनके द्वारा ही बदलाव किए गए थे। बिकॉज उस टाइम पे जो है शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती थी महिलाओं के लिए, तो उनका योगदान बहुत ज़्यादा, या पार्टिसिपेशन जो था महिलाओं का बहुत कम था। ओके, इस प्रकार के मूवमेंट में अगर हम बात करें, उसमें भी फिर भी कुछ ऐसी एक्सेप्शनल महिलाएं थी जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया। जैसे कि अगर बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी जिनका नाम था स्वर्ण कुमारी देवी। ओके, इनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और इसके साथ साथ ही लेडी टाटा के द्वारा, ये लेडी लिखा हुआ है, लेडी टाटा के द्वारा एक स्थापना, एक काउंसिल बनाई गई, नेशनल काउंसिल ऑफ द वीमेन इन इंडिया 1925। दोनों की ईयर है, अच्छे से याद कर लेना। और ये जो काउंसिल बनाई गई थी, इसमें साथ में एक लेडी का और योगदान था जिनका नाम था
अबरदीन, लेडी अबरदीन, विद द हेल्प ऑफ लेडी अबरदीन दिस काउंसिल एस्टैब्लिश इन 1925। ये दोनों की दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बात करें अगर जो वीमेन लीडरशिप है फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल और जो सामाजिक बदलाव हुए थे, वो बेसिकली मेन फोकस था, या बोल सकते हैं कि जो एजुकेटेड महिलाएं थी, अपर क्लास या बोल सकते हैं अपर मिडिल क्लास की जो महिलाएं थी, उनके द्वारा ही सभी के सभी ये आंदोलन या मूवमेंट जो है चलाए गए थे। जैसे कि स्वर्ण कुमारी देवी जो कि सिस्टर थी रविंद्रनाथ टैगोर की, या लेडी टाटा थी, तो ये सभी के सभी जो अपर क्लास के लोग थे या महिलाएं थी, उनके द्वारा ही बदलाव किए गए। ओके, बट अगर हम बात करें मास मूवमेंट का, महिलाओं का जो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कब स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली स्टार्ट हुआ आपका स्वदेशी जो मूवमेंट चलाए गए उस समय पर, या जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, उस टाइम पे मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जैसे कि महात्मा गांधी ने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, उनके द्वारा जितने भी कदम उठाए गए, जो भी जितने भी मूवमेंट चलाए गए, उसमें महिलाओं का भी योगदान रहा है। और उन्होंने कोशिश की कि सभी जो प्रेस सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, सभी का उसमें योगदान रहे, सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। ओके, गांधी जी हमेशा ही ये जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, और जो रिलीजियस बैरियर होते हैं जैसे कि फॉर द विडो रीमैरिज, ओके, पर्दा प्रथा, डॉरी सिस्टम, इन सब के वो अगेंस्ट थे। और उन्होंने कोशिश की समाज में इन सबको बदलाव करने के लिए, और उसी के माध्यम से उन्होंने कोशिश की जो इंडियन महिलाएं हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, भागीदार हों इन सभी के सभी मूवमेंट की। ओके, तो ये सभी के सभी मूवमेंट उस टाइम पे चलाए गए। या फिर जैसे कि जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ लार्ज स्केल पर, जैसे कि जो बाइकआउट कैंपेन थे, या फिर जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। ओके, और गांधी जी का भी ऐसा मानना था कि जो महिलाएं हैं वो इक्वल कैंपेन है विद द मैन फॉर द सोसाइटी। ओके, सो दीज ऑल अबाउट दी जो रिफॉर्म्स या बोल सकते हैं जो बदलाव किए गए विमेन महिलाओं के द्वारा, या उनका जो भागीदारी था, उनका जो पार्टिसिपेशन था, वो कब बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ। सो इन दी प्री इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट आता है शारदा एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में कई बार इससे पूछा जाता है। सो ये जो शारदा एक्ट है उसको बोल सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ये 1929 में लाया गया था, यहाँ पर 9 है। 1929 में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है इस एक्ट के बारे में, ईयर के बारे में, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, और इसको ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बोलते हैं। ये 1920 में आपका आया था। उसके माध्यम से जो मैरिज एज थी गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स कर दी गई थी, कि इससे कम छोटी जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं कराना है, या बोल सकते इलीगल है। एंड अंडर दिस एक्ट इसमें ये सभी प्रोविजंस मेंशन थे। फॉर द बॉयज़ दैट इज़ 18 ईयर, 18 साल। ओके, तो ये पहली बार था कि जब जो है महिलाएं जो इंडिया में, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक ऑर्गेनाइज रोल, कि जो समाज की जो बुराइयां हैं, जो पॉलिटिकल इशू हैं, उस पर ऑर्गेनाइज होना सभी की सभी महिलाओं का। और बहुत सारी जो वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि इंडियन वीमेंस एसोसिएशन, या फिर इंडियन वीमेंस कॉन्फ्रेंस एंड नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, ऑर्गेनाइज होकर के इस प्रकार की गैदरिंग करना, मीटिंग करना, ताकि इस जो लॉ बना था शारदा एक्ट, इसको सपोर्ट मिल सके सोसाइटी में, हमारे समाज में। Now let understand the another political movement that saw the mass movement of the women, that was the आपने नाम सुना होगा तिभागा मूवमेंट का, जो कि नॉर्थ बंगाल में चलाया गया था। उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसमें भी महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है तिभागा मूवमेंट में। ये नॉर्थ बंगाल में चलाया गया था। ओके, कई दशकों से जो जोतीदार हुआ करते थे, या जो बोल सकते हैं कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जो फार्मर हुआ करते थे, रिच मैन थे, उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था शेयर क्रॉपर्स का। ओके, जो कि उस ज़मीन पर काम किया करते थे गरीब लोग, जो पीजेंट थे, जिनको बगचासी, आधियार या फिर बाजगदार बोला जाता था, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो कि उस ज़मीन पर काम किया करते थे। उनके तो ये जो जोतीदार थे, इनके द्वारा काफ़ी इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था उस टाइम पे, उस दशक में। और साथ ही साथ उस टाइम बंगाल फेमाइन भी आया 1943 में। तो इन लोगों की जो कंडीशन थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई। ओके, और उस टाइम पे एक फ्लड कमीशन आया, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि 2/3 भाग जो है बगचासी को दिया जाए, और 1/3 भाग जो है जोतीदार खुद रखें। जोतीदार की ज़मीन हुआ करती थी, बट जोतीदारों ने ऐसा माना नहीं। उन्होंने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना, और उन्होंने क्या किया कि 1/2 भाग बगचासी को दे दिया, और 1/2 भाग खुद रख लिया। तो इसी के अगेंस्ट में जो है मूवमेंट चलाया गया कि उनको 2/3 भाग दिया जाए, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पीजेंट जो काम करते हैं उस ज़मीन पर। तो इसी के रिगार्डिंग ये तिभागा मूवमेंट चला गया था, इसके माध्यम से कि जो इसकी रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो किया जाए जोतीदार के द्वारा। तो इसमें महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है। 1946 के आसपास इसमें ये मूवमेंट चलाया, जिसमें महिलाओं के द्वारा बहुत सारे समिति बनाई गई, जैसे कि एक थी नारी बाहिनी। ठीक है, नारी बाहिनी एक सेमी मिलिटिया ग्रुप हुआ करता था, जो कि सपोर्ट करता था इस पीजेंट रिवोल्ट को।
ओके, उसके अलावा सेल्फ हेल्प कमेटी गठित की गई, जिसके माध्यम से प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग करना, ये सभी के सभी कदम जो उठाए जा रहे थे इस रिवॉल्ट के लिए महिलाओं के द्वारा उठाए जा रहे थे। ओके, बट अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रगल में इक्वालिटी की महिलाओं का क्या योगदान रहा है, पुरुषों का क्या रहा है, तो जो भी जो जैसे बात करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ में जो आंदोलन हुआ करते थे, ओके, या फिर कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होना है, मूवमेंट चल रहा है, तो उसमें महिलाओं का योगदान हुआ करता था और इसमें समाज जो है इसको एक्सेप्ट भी करती थी। बट अगर हम बात करें जो पैट्रियार्कल माइंडसेट था हमारे समाज का, या बोल सकते हैं जो सोशल स्ट्रक्चर था, अगर उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की जाती थी महिलाओं के द्वारा तो उसको काफ़ी रेसिस्ट किया जाता था पुरुषों के द्वारा। तो बोल सकते हैं कि जो रिफॉर्म हुए टोटली वो पैट्रियार्कल सिस्टम के विरुद्ध नहीं थे, वो केवल कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध थे और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थे उसमें सपोर्ट करना था महिलाओं का केवल। जैसे कि अगर बात करें इंटरकास्ट मैरिज है, इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं थे, महिलाओं के द्वारा कोशिश की जाती थी, बस वो समाज के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा कि अपोजिशन फेस करना पड़ता था और ये ऐसा माना जाता था कि बेसिकली एंटी मैन है, या बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम है, फैमिली स्ट्रक्चर है, उसको ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रही हैं महिलाएं, या फिर हमारे समाज की सोशल हार्मनी बनी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी उनको समस्याएं फेस करनी पड़ती थी समाज में बदलाव लाने के लिए। बट धीरे धीरे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो महिलाओं ने भी एक बोल सकते हैं एक एज ए लीडरशिप रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में। तो धीरे धीरे काफ़ी बदलाव शुरू हुए और फिर सरोजिनी नायडू हैं, एनी बेसेंट है, मैडम बीकाजी कामा है, इनके द्वारा बहुत सारे सामाजिक बदलाव भी किए गए। उसको अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।